जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास होगा द सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक है। इसमें 270 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे थे। इसमें डिटेल जो है आधा पर जो है ना रोक दिए थे। और ये जो पॉलिटिक क्लास नंबर होगा 15 होगा। इसके पहले 14 क्लास करवा चुके हैं, तो पीछे क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ तक हम कंप्लीट करवाए हैं। तो जहाँ तक कंप्लीट रोके थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मनरेगा मनरेगा तक जो है ना, इसके पहले यहाँ तक देखिए कंप्लीट करवा चुके थे। देखिए ये जो था टॉपिक क्या था, इसमें डिटेल ही कंप्लीट कर रहे थे। देखिए ये सब जो है ना कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आगे देखिए यहाँ से कंप्लीट करेंगे मनरेगा से। देखिए मनरेगा पहले क्या था, नरेगा था। ठीक है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा अगस्त 2005 में संसद द्वारा जो है ना पारित हुआ था। ठीक है। तो कह रहा है ना कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा इसे 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति को पश्चात अधिसूचित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसे योजना का जो है ना प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 2 फरवरी 2006 से लागू कर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2009 से इस नामांकन का जो है ना महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। तो पहले इसका नाम नरेगा था इसके, लेकिन बाद में जो है ना 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामांकन क्या कर दिया, महात्मा गांधी मनरेगा, मतलब मनरेगा कर दिया गया। आगे कह रहा है इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके 22 वर्ष कार्य करने के क्या है इच्छुक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि यह कम से कम 100 दिन कह रहा है कि यह कम से कम 100 दिन अकुशल मतलब अनस्किल्ड मैनुअल वर्क रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को जो है ना बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नरेगा नरेगा जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, तो नरेगा का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा। उसके बाद जो है ना इसको 2009 में क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। तो मनरेगा का फुल फॉर्म पूछेगा तो आगे जो है ना महात्मा गांधी लग गया, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है नगर निगम म्यूनिसिपल पैलिटीज क्या होता है, नगर निगम क्या होता है। तो कह रहा है कि भारत का पहला नगर निगम मद्रास में जो है ना स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया था, मद्रास में किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में नगर निगम स्थापित किया गया था। तो 1726 में जो है मुंबई और कोलकाता में नगर निगम का स्थापना किया गया था। और 1870 में लॉर्ड मेयो का जो है ना वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि 1882 कह रहा है 1882 का लॉर्ड रिपन का संकल्प क्या था, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा था। तो 1882 का जो लॉर्ड रिपन का जो संकल्प था क्या था, तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा था। आगे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है ना, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट कह रहा है कि 1907 में रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। तो कह रहा है 1907 में रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस आयोग के अध्यक्ष जो है ना हॉब थे। कौन थे, हॉब थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया था। तो कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। और नेक्स्ट कह रहा है 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो है नगर पालिका विधेयक पेश किया। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो क्या था, नगर पालिका विधेयक था, वो पेश किया। कब किया, 1989 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93 के तहत स्थानीय निकायों मतलब नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93 के तहत शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यह जो है कब लागू हुआ, 1 जून 1993 को जो है ना लागू हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि इससे कह रहा है इसे संविधान के नियोजित भाग के क्षेत्राधिकार में क्या हुआ, लाया गया।
और दूसरे शब्दों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई नगरपालिका पद्धति को अपनाने के लिए जो है ना संवैधानिक के रूप में क्या है, बाध्य है। नेक्स्ट कह रहा है, इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना एवं शक्तिशाली बनाना, जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में जो है ना प्रभावशील ढंग से कार्य करे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 9 का ए एवं 12वीं अनुसूची जोड़ा गया एवं नगर पालिकाओं को 18 विषय आवंटित किए गए। ठीक है। तो कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है ना भारतीय संविधान में भाग 9 का ए एवं 12वीं अनुसूची जोड़ा गया एवं नगर पालिकाओं को 18 विषय जो है ना आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नगर पालिकाओं का वर्णन जो है ना किस भाग में है, तो 9 का ए में है, और कौन सा अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में है। अगर नगर पालिका में बोलेगा कितने विषय हैं, तो क्या होगा, 18 विषय। यहाँ पे 3 क्वेश्चन था। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह अधिनियम नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों से न्यायालय के हस्तक्षेप पर क्या है, रोक लगाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाएं 3 तरह की होती है। कौन कौन होता है, एक नगर पंचायत होता है, एक नगर पालिका परिषद होता है और एक नगर पालिका निगम होता है। ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में जो है नगर पालिकाएं 3 तरह की होती है। एक होता है नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत नगर, एक नगर पालिका परिषद और एक नगर पालिका क्या है, निगम होता है। ठीक है। तो नगर पंचायत किसे कहते हैं, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे क्या कहेंगे, नगर पंचायत कहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद किसे कहेंगे, तो छोटे शहरों के लिए जो क्या होता है, नगर पालिका परिषद होता है। नेक्स्ट नगर पालिका निगम किसे कहेंगे, तो बड़े शहरों के लिए क्या होता है, नगर निगम होता है। तो यहाँ पे याद रखिए तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। तो नगर पंचायत किसे कहेंगे, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा हो उसे नगर पंचायत कहेंगे। और नगर पालिका परिषद किसे कहेंगे, छोटे शहरों के लिए क्या होता है, नगर पालिका परिषद होता है। जैसे पटना में क्या है, तो नगर निगम है, पटना नगर निगम है। तो बड़े शहरों के लिए जो है ना पटना नगर, जैसे नगर पालिका क्या होता है, निगम होता है। जैसे राजगीर क्या है, तो नगर परिषद है। तो क्या है, उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन बाद में जो है ना कुछ देखिए सालों में वो भी क्या है, नगर निगम हो जाएगा। तो बड़े शहरों के लिए क्या होता है, नगर निगम होता है। आगे देखिए कह रहा है कि नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। तो कह रहा है कि नगर पालिका के सभी सदस्य जो है ना सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इसके उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों मतलब वार्ड में बांटा जाएगा। और आगे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। तो कह रहा है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। ठीक है। और यह नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जो है ना अभी व्यवस्था करता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि वह व्यक्ति जिससे नगर पालिकाओं के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा कह रहा है वह व्यक्ति जिससे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव कर रहा है, अनुभव हो, लेकिन उसे नगर पालिका की सभी जो है ना सभा में कह रहा है हो, लेकिन उसे नगर पालिका की सभा में वोट डालने के अधिकार नहीं होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगर पालिकाओं का पूर्ण या अंशतः क्षेत्र आता हो क्या होगा, तो क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगर पालिकाओं का पूर्ण अंशतः क्या है, क्षेत्र आता हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में क्या हो, पंजीकृत हो। ठीक है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि समिति के अध्यक्ष मतलब वार्ड समिति के क्या हो, अतिरिक्त हो। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कह रहा है SC ST को उनके जनसंख्या के अनुपात में एवं महिलाओं को 1/3 आरक्षण में मिलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ना 21 वर्ष एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल जो है ना बनाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नगर पालिकाओं के चुनाव जो संबंधित नियम होता है वो कौन बनाता है, तो राज्य विधानमंडल बनाता है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए जो है ना चुनाव करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है जिला योजना समिति क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जिला योजना समिति क्या होता है, तो कह रहा है जिला योजना समिति का जो चर्चा है ना अनुच्छेद 243 के Z के D में है। तो जिला नियोजन समिति का जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में है, 243 के Z के D में है। और प्रत्येक राज्य में जो है जिला स्तर पर
जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का जो है ना गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं से जो है ना चुने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि महानगरीय योजना समिति क्या होता है, मतलब मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है। तो महानगरीय योजना समिति क्या होता है, तो कह रहा है कि इसका गठन जो है ना, महानगरीय योजना समिति का जो गठन है, इसका मतलब चर्चा जो है, मतलब गठन का चर्चा किस अनुच्छेद में है, 243 के जेड के ई में है, याद रखिएगा। और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का जो है ना गठन किया जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में जो से चुने जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा जो है ना स्वयं में से चुने जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र प्रशासन के लिए सृजित किया गया है। पहला क्या है, नगर निगम। दूसरा क्या है, नगर पालिका। तीसरा क्या है, अधिसूचित क्षेत्र समिति। और चौथा क्या है, नगरीय क्षेत्र समिति। और पांचवा क्या है, छावनी बोर्ड। और नेक्स्ट छठा क्या है, तो टाउनशिप है। सातवां क्या है, बंदरगाह या पत्तन न्यास। और आठवां क्या है, विशेष उद्देश्य एजेंसी है। ठीक है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। देखिए पहला क्या कह रहा है कि नगर निगम क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि नगर निगम का निर्माण बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु तथा अन्य शहरों मतलब पटना वटना भी क्या है, तो नगर निगम ही है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई तथा भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र में जो है ना आता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी के राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम हो सकता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नगर निगम में 3 जो है ना प्राधिकरण हैं जिनमें परिषद, अस्थायी समिति तथा आयुक्त आते हैं। क्या आते हैं, तो नगर निगम में 3 प्राधिकरण आता है। एक होता है नगर जिसमें क्या है, परिषद मतलब काउंसिल, अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी, और आयुक्त क्या है, कमिश्नर आते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि परिषद क्या होता है, मतलब काउंसिल क्या होता है, तो इससे निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें जो है ना परिषद में निर्वाचित सदस्य होते हैं। और परिषद निगम की वैचारिक व विधायी शाखा, इसमें लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित काउंसलर शामिल होते हैं। और परिषद का जो प्रधान मेयर मतलब महापौर होता है, जिसका चुनाव 1 साल के लिए नवीकरणीय कार्यकाल के लिए जो है ना होता है। ठीक है। आगे कह रहा है आयुक्त क्या होता है, मतलब कमिश्नर क्या होता है। तो कमिश्नर के बारे में कह रहा है आयुक्त जो है ना, आयुक्त परिषद और अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कौन है, कमिश्नर। और यह नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। आगे कह रहा है यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है जो समानता IAS अधिकारी होता है। दूसरा क्या है, नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, तो कह रहा है नगर पालिकाएं कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो नगर पालिकाएं होता है वो कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। और यह भी राज्य में विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की गई और केंद्र शासित प्रदेश में भारत की संसद के द्वारा जो है ना गठित की जाती है। आगे कह रहा है कि नगर निगम की तरह नगर पालिका के पास भी परिषद, अस्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। और नगर निगम के महापौर के विपरीत नगर प्रशासन में उसकी महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि परिषदों की बैठक अध्यक्षता के अलावा यह कार्यकारी शक्तियों का जो है ना भी उपयोग करता है। ठीक है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार कर यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है और वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो समानता IAS या राज्य सिविल सेवा के से जो है ना लिया जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या होता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये क्या होता है? तो कह रहा है यह राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना घोषित किया जाता है औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा और वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यकता शर्तें पूरी नहीं की हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जाए, वैसे क्षेत्र को जो है ना राज्य सरकार अधिसूचित क्षेत्र समिति घोषित कर सकता है। आगे कह रहा है यह पूरी तरह नामित नॉमिनेटेड इकाई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं, अतः ना तो यह निर्वाचित इकाई और ना ही संवैधानिक निकाय है। आगे कह रहा है इसकी शक्तियाँ लगभग नगर पालिका की शक्तियों की क्या है, समान है। नेक्स्ट चौथा कह रहा है कि नगरीय क्षेत्र समिति क्या होता है, टाउन एरिया कमेटी क्या होता है? तो नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। जो नगर क्षेत्रीय समिति होता है वो छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है और यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम के द्वारा गठित किया जाता है। इसका गठन कार्य और अन्य मामले अधिनियम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा क्या है, छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड क्या होता है? कैनोमिनेंट बोर्ड क्या होता है? कैनोमिनेंट बोर्ड। छावनी बोर्ड क्या होता है? तो कह रहा है ना कि छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन, कह रहा है कि छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि छावनी बोर्ड क्या होता है ना, मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है और इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया है कि यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया हो और यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। आयकर स्थानीय शहर इकाइयों के विपरीत जो कि राज्य विधान करा कि स्थानीय शहरी इकाइयों के विपरीत जो कि राज्य द्वारा प्रशासित और गठित की गई है, छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित की जाती है। ठीक है। आगे कह रहा है यह छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य पदेन सदस्य उस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। और नेक्स्ट है सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में वह स्टेशन हो, कह रहा है कि सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में वह स्टेशन हो परिषद का अध्यक्ष होता है और सभा की अध्यक्षता करता है। परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है और छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य नगर पालिका के समान होते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि पंचायत एक छावनी बोर्ड के मत विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगा। नेक्स्ट है टाउनशिप। टाउनशिप क्या होता है? तो इस तरह का शहरी प्रशासन बृहद सामाजिक, कह रहा है कि इस तरह की शहरी प्रशासन बृहद सार्वजनिक उपक्रमों मतलब एनटीपीसी, सेल, ओएनजीसी इत्यादि द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है टाउनशिप के प्रशासन के लिए नगर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। जो टाउनशिप होता है टाउनशिप के प्रशासन के लिए नगर प्रशासक नियुक्त किया जाता है जिसमें कुछ इंजीनियर एवं अन्य तकनीकी गैर तकनीकी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त होती है। अतः शहरी प्रशासन के नगरीय के रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं और वास्तव में यह उपक्रमों की नौकरशाही संरचना का क्या है, विस्तार है। और 7वां पॉइंट क्या है, बंदरगाह। मतलब बंदरगाह पतन न्यास क्या है? तो कह रहा है कि न्याय पतन की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य में मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए की जाती है और बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था एवं नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। और नेक्स्ट है कि न्याय पतन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जा गया है। तो न्यास पतन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है और इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य जो है ना सम्मिलित होते हैं और इसका एक अधिकारी क्या होता है, अध्यक्ष होता है और इसके नागरिक कार्य काफ़ी हद तक नगर पालिका की तरह होते हैं। नेक्स्ट है विशेष उद्देश्य एजेंसी क्या होता है, स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या होता है? तो ये जो होता है यह राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है और यह स्वायत्ता इकाई के रूप में कार्य करती है और स्थानीय शहरी प्रशासन द्वारा सौंपे कार्यों को स्वतंत्र रूप से जो है ना करती है, अर्थात नगर निगम, नगर पालिकाएँ इत्यादि। आगे कर आता ये स्थानीय नगर पालिकाओं इकाइयों का क्या अधीनस्थ है, नहीं है। ठीक है।
और यह कार्यक्रम पर क्या है, आधारित होता है, ना कि क्षेत्र पर। एग्जाम्पल में क्या है, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, शहरी यातायात बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवासीय बोर्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानीय सरकार के केंद्रीय परिषद मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, तो कह रहा है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय सरकार के केंद्रीय परिषद क्या होता है, तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुआ था, 1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है ना की गई थी। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वर्तमान में यह केवल स्थानीय सरकारों के मामलों को ही देखता है। परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। इसमें भारत सरकार के नगर विकास मंत्री, राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271 पे कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधित्व को चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र होती है कितनी होती है, क्या होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 21 वर्ष। तो कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है ना 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। और कह रहा है कि स्थानीय निकाय क्या होता है, तो ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और नेक्स्ट है विधायिका के निचले सदन केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष, मतलब भारत में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, मतलब 25 वर्ष ही चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विधायिका के निचले सदन केंद्र में लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष जो है ना, मतलब भारत में मंत्री बनने के लिए जो है ना न्यूनतम उम्र भी 25 वर्ष ही चाहिए। ठीक है। आगे कह रहा है कि विधायिका के ऊपरी सदन, कह रहा है विधायिका के ऊपरी सदन केंद्र में राज्यसभा एवं राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष। तो विधायिका के ऊपरी सदन केंद्र में राज्यसभा एवं राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। अर्थात केंद्रीय विधानमंडल विधायिका या संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए। चलिए क्वेश्चन भाई 272 पे कर 272 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। इसमें मिलाते हैं, इसमें क्या बोल रहा है देखिए। पहला कर रहे हैं यहाँ राज्य में जो है ना कौन होता है, तो राज्य में जो है ना राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। संघ में कौन होते हैं, संघ में जो है ना प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, संघ में सेंटर में कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। और ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत में जो है ना सरपंच होते हैं। और नगर निगम में कौन होते हैं, तो महापौर होते हैं। अभी जस्ट पढ़े थे, पहला क्वेश्चन जो है 270 नंबर था। तो राज्य में राज्यपाल, संघ में प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत में सरपंच और नगर निगम में महापौर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए है ना मिलान करना। देखिए राज्य में राज्यपाल, संघ में प्रधानमंत्री, आगे देखिए क्या है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच और नगर निगम में महापौर होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 273 है, कह रहा है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है। और इसका वर्णन जो है ना किस अनुच्छेद में है, तो महान्यायवादी का जो वर्णन अनुच्छेद 76 में है। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक केंद्र सरकार के सबसे बड़ी विधि अधिकारी मुख्य वकील होता है, कौन, अटॉर्नी जनरल। और महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार वो जो है ना पद पर बने रहते हैं। कौन, महान्यायवादी। और महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। और महान्यायवादी की अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और हटाते हैं कौन है, राष्ट्रपति ही हटाते हैं। और महान्यायवादी ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही कोई मंत्री, फिर भी ये संसद के कह रहा है कि महान्यायवादी ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही कोई मंत्री भी, फिर भी ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। कौन, महान्यायवादी, और बोल सकते हैं। हालांकि जो है ना इनको मतदान देने का जो है ना मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। आगे कह रहा है देश के अंदर किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई करने का क्या होता है, अधिकार होता है। और महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। इस कारण से महान्यायवादी को निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। नोट में दिया हुआ है कि जब महान्यायवादी पढ़िएगा तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जो है ना पढ़ लीजिएगा, सर के द्वारा बोला गया है। बिल्कुल जो है ना टॉपिक एक राज्य में है, एक तो सेंटर में है। तो आगे देखा रहा है कि जो कार्य केंद्र में महान्यायवादी करता है वही कार्य राज्य में जो है ना महाधिवक्ता करता है। ठीक है। आगे देखा रहा है कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जो है ना चर्चा है।
तो महाधिवक्ता के बारे में, राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 165 में, ठीक है। और ये राज्य के सर्वोच्च विधिक कानूनी अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं राज्यपाल की इच्छा तक जो अपने पद पर बने रहते हैं। कौन? राज्य के महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्यपाल को होता है और वे अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देते हैं और इन्हें राज्य के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने क्या होता है? अधिकार होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है महाधिवक्ता ना तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही राज्य में मंत्री, फिर भी ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, हालांकि वे मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि महाधिवक्ता, तो याद रखिएगा कि महाधिवक्ता ना तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही राज्य में मंत्री, फिर भी ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, हालांकि वे मतदान नहीं कर सकते हैं। आगे 274 नंबर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? बताइए क्या होगा? कह रहा है किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? बताइए किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए, सोचिए कि आंसर क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत से क्या है? समर्थन पर निर्भर हो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था? किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर क्या हो? निर्भर हो। तो कह रहा है, देखिए कह रहा है लोकतांत्रिक शासन की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता मतलब विधायिका संसद से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। आगे कह रहा है सरकार का मुखिया भारत एवं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और राज्य का मुखिया जो है ना, भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में महारानी अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में मौजूद होते हैं और कानून बनाने से जुड़े कामों में जो है ना हिस्सा लेते हैं। तो कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में मौजूद होते हैं और कानून बनाने से जुड़े कामों में हिस्सा लेते हैं। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से जो है अपनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, एक दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है। यही कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है? देखिए अंतर दोनों में है। तो कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, ये क्या होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली की जननी जो है ना, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन को कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड को कहा जाता है। और इसे जो है ना वेट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे के सहयोग करती है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका में जो है ना अंतर संबंध होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या है? जिम्मेदार होता है। और इस प्रकार के शासन प्रणाली में राज्य के दो प्रमुख हेड होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। जैसे भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक जो प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है इस प्रणाली में बहुमत दल का सत्ता होता है और एवं प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। और नेक्स्ट है निम्न सदन मतलब लोअर हाउस का विघटन होता है। नेक्स्ट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है? प्रेसिडेंटियल सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इस प्रणाली को राष्ट्रपति सरकार कहा जाता है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है इसको क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति सरकार कहा जाता है, ठीक है। और इस शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से क्या होता है? अलग एवं स्वतंत्र होकर कार्य करती है। और इस प्रणाली में राज्य का संवैधानिक एवं वास्तविक प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। कौन? जिसे क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? अमेरिका देश है। ध्यान रखें, चाहे सरकार का स्वरूप संसदीय हो या अध्यक्षीय, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र एवं अलग होकर कार्य करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चाहे सरकार का स्वरूप संसदीय हो या अध्यक्षीय, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र एवं अलग होकर कार्य करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 275 पे कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, कह रहा है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन या कथनों में कौन सा कथन जो है न सत्य है? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या होगा। कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया। इससे संबंधित जो है ना कौन सा कथन बिल्कुल क्या है? तो सही है।
इसका जवाब पहला कह रहा है कि मुंशी अयंगर फार्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि बनाने की सिफारिश की, बिल्कुल क्या है तो सही है। और संघ सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, ये क्या है गलत है, करना भी चाहिए। और भारत की बाध्यता की है वह हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकता, ये भी क्या है गलत है। तो केवल एक क्या है तो सही है, केवल एक क्या है तो बिल्कुल सही है, और 2 3 क्या है गलत है। ये कह रहा है कि हिंदी समर्थक चाहते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदुस्तानी भाषा का आधुनिक मानक हिंदी रजिस्टर भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा हो, और फारसी जो अरबी लिपि की ब्रिटिश काल की हिंदुस्तानी की जगह ले, ठीक है। और वह दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों ने संविधान में अंग्रेजों की जगह देने की प्राथमिकता दी, ठीक है। वही कह रहा है कि वह दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों ने संविधान में अंग्रेजी को जगह देने की प्राथमिकता दी। और नेक्स्ट कह रहा है मुंशी क्या होता है, तो अयंगर फार्मूला संविधान सभा में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रस्तावित समझौता था, और इस समझौते को प्रारूप समिति के सदस्यों के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर के नाम पे जो है ना रखा गया था। और इस समझौते के तहत जो है ना पहला हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, और दूसरा इसके अलावा अंग्रेजी को 15 साल के लिए सहयोगी आधिकारिक भाषा जो है ना बनाया गया था, ठीक है, जिसके दौरान हिंदी का औपचारिक शब्दकोश विकसित किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, हिंदू अरबी अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप आधिकारिक अंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 साल पूरे होने के बाद 1965 में भारत सरकार ने घोषणा की अंग्रेजी भारत की वास्तविक औपचारिक भाषा बनी रहेगी। मतलब 15 साल पूरे होने के बाद 1965 में भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि अंग्रेजी भारत की वास्तविक औपचारिक भाषा जो है ना बनी रहेगी। और हिंदी दिवस प्रत्येक जो है ना 14 सितंबर को प्रत्येक जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को बोलेगा तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की जो है ना आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है। और यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया, और इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ब्योहार राजन सिंह का जो है ना 50वां जन्मदिन था, और इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को जो है ना श्रेष्ठ माना गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था, और इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा कहा था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किया गया। यहाँ पे कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु रखा गया। और महात्मा गांधी आजीवन इस प्रचार सभा के क्या अध्यक्ष बने रहे। और संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। तो कह रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई, और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 343 में है। तो संघ की जो है ना राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 343 में है। आगे देखिए, कह रहा है कि संघ के शासकीय परिणामों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, 343 का 1 में है। परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 120 में बोला गया है, ठीक है। आगे देखकर अनुच्छेद 351 क्या है, इसमें क्या क्या है, तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का जो है ना प्रसार बढ़ाए। इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 351 में है। और प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रथम जो है राजभाषा का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। और 1963 में जो है ना राज्यसभा अधिनियम अधिनियमित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 276 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, बताइए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है,
कथन पहला कह रहा है इससे समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं लोकतंत्र को मजबूत होता है। क्या सही है? ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। और दूसरा कथन दो कह रहा है समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। ये भी क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो आगे देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। इससे सभी लोगों को चाहे उसकी कह रहा है यहाँ पे कि सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। इससे सभी लोगों को चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो अपने समाज के शासन में अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र की आत्मा बनी रहती है और सत्ता की साझेदारी से हिंसक संघर्षों और बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और मतभेद कम होता है और राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है और सत्ता की साझेदारी से देश में एकता क्या होती? बनी रहती है। नेक्स्ट संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन को प्रणाली को अपनाया गया और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है। यह कथन किसका है? तो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रीडरिख हेगल का है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है, यह कथन किसका है? तो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रीडरिख हेगल का है। नोट में दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स मूलर और मूल रूप से जो है जर्मनी के थे। तो कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स मूलर मूल रूप से जो है ना जर्मनी के थे। आगे कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह किसका कथन है? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन अब्राहम लिंकन का था। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका है? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का था। और नहीं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा, जिसको क्या यूनानी कहेंगे या तो डेमोक्रेटस कहेंगे। ठीक है। और लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से बना हुआ है और द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड डेमोस द पीपुल एंड कार्टिया, मतलब पावर ऑफ क्या? अथॉरिटी। नोट में दिया हुआ लैटिन और ग्रीक इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की 2 सबसे पुरानी और क्या है? प्रमुख भाषाएं हैं और दोनों भाषाएं ने अंग्रेजी सहित ज़्यादातर यूरोपीय भाषाओं को प्रभावित किया और ग्रीक अपनी भी कई लोगों की मूल भाषा, इसलिए जो है ना इसे जीवित भाषा माना जाता है। ठीक है। तो कह रहा है ग्रीक अभी भी कई लोगों की मूल भाषा है, इसलिए जो है ना एक जीवित भाषा माना जाता है। किसको? ग्रीक को। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ग्रीक का जो है ना उद्गम ग्रीस मतलब यूनान से हुआ और यह यूनानियों द्वारा बोली जाने वाली क्या है? तो भाषा है। और आगे कह रहा है कि लैटिन को एक ब्लूथ भाषा माना जाता है क्योंकि लैटिन को जो है ना कोई मूल वक्ता नहीं जानता है। ठीक है। और मूल रूप से लैटिन इटली के लैटियम क्षेत्र से विकसित हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जनता है। और लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है लोक प्लस क्या है? तंत्र है। और लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो शासन होता है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिससे शासकों का चुनाव लोग करते हैं और लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति लोगों के पास होती है और लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। और नेक्स्ट है लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है और इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का जो है ना मूल्य समान होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकती है और लोकतांत्रिक सरकार को संविधान द्वारा निर्धारित सीमा और नागरिकों के अधिकारों के भीतर रहकर शासन करना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतंत्र के गुण क्या क्या है? सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा और तीसरा है मानवाधिकारों की सुरक्षा और चौथा है सामाजिक समानता और पांचवा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है लोकतंत्र के अवगुण या दोष क्या है? तो पहला अल्पसंख्यक का नुकसान, दूसरा राजनीतिक ध्रुवीकरण, तीसरा है भ्रष्टाचार और नेक्स्ट है मतदाता की उदासीनता और नेक्स्ट है निर्णय लेने की धीमी गति और नेक्स्ट है सत्ताधीन लोगों को सत्ता में आने की ज़्यादा संभावना। और याद रखिएगा नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो यह शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। इसे जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं?
शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। और एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक सीधे निर्णय लेने से की जो है ना, लेने की प्रक्रिया में क्या है, भाग लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग अक्सर छोटे समुदायों या संगठनों देशों में किया जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग अक्सर छोटे समुदायों या संगठनों देशों में किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है, तो स्विट्जरलैंड में क्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे कह रहा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बन रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के को जो है ना, किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास कहा जाता है। किसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण हैं। क्या क्या है, तो जनमत संग्रह, पहल या आरंभक, और क्या है, मतलब क्या है, 4 उपकरण है ना, जनमत संग्रह और पहल और क्या आरंभक, और क्या है इसका जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, रिकॉल ऑफ क्या है, प्लेबिसाइट, याद रखिएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कितने उपकरण हैं, 4 उपकरण होते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जेरीमेंडिंग नहीं है, लेकिन जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है, और क्या आरंभक है। ठीक है, यहाँ पे जेरीमेंडिंग नहीं था। तो कह रहा आगे कह रहा है कि जेरीमेंडिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जेरीमेंडिंग की प्रथा यूएसए में क्या है, प्रचलित है। जेरीमेंडरिंग का मतलब किसी क्षेत्रीय इकाई को चुनाव जिलों में इस तरह से विभाजित किया जाता है या व्यवस्थित करना, या इसका मकसद किसी पार्टी, समूह या सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए अनुसूचित लाभ पैदा करना होता है। और आगे कह रहा है कि अमेरिकी राजनीतिक में जेरीमेंडरिंग का मतलब चुनावी जिलों की सीमाओं को इस तरह से चित्रित करना जिससे एक पार्टी को अपने प्रतियों को अनुसूचित लाभ मिलता है। और अमेरिका में लोकतंत्र को जो है ना कमजोर करने के लिए क्या इस आभास की आलोचना की गई है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया सहित सभी निर्णय से जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, सहभागिता होती है। और इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व को जनता कभी भी सत्ता छोड़ने को कह सकती है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन है। तो कह रहा है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास कहा जाता है। तो क्या होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास कहा जाता है। तो प्रचलित लोकतंत्र छोटे एवं विकसित देशों में सफल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे एवं विकसित देशों में क्या सफल हो जाता है। और यहाँ पे इसका जो आंसर होगा क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। क्या होगा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे कह रहा था ना किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास होता है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण हैं। एक यहाँ पे कह रहा है देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली इनिशिएटिव, रिफरेंडम, प्लेसाइट एंड रिकॉल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इनिशिएटिव मतलब आरंभक, लोग खुद से कोई विधेयक का प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इनिशिएटिव मतलब आरंभक, मतलब लोग खुद से कोई विधेयक का प्रस्ताव रख सकते हैं। रेफरेंडम मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह, मतलब कोई स्पेशल मुद्दा पर लोगों की राय मतलब ली जाती है जिसके लिए विधायिका प्रस्ताव ला चुकी होती है, मतलब ब्रेक्जिट। ठीक है, आगे कह रहा है प्लेबिसाइट मतलब जनमत, मतलब कह रहा है इसमें किसी विशेष मुद्दे पर जनता की राय के लिए वोटिंग करना, ये क्या होता है, जनमत होता है। और एक क्या होता है, रिकॉल मतलब वापसी या तो प्रत्यावर्तन, इसमें कार्यकाल पूरा होने के पहले ही जो है ना वापस बुलाना। ठीक है, ये क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है। दूसरी ओर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, कह रहा है कि दूसरी ओर जो है ना आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इस प्रकार का लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय होता है, एक अध्यक्षीय होता है। आगे कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो कह रहा है कि इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का जो है ना चुनाव करते हैं। और दुनिया के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। एग्जाम्पल में क्या है, भारत, अमेरिका और क्या है, पाकिस्तान आदि। आगे कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है।
और संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है अलिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान किसे कहेंगे? तो अगर ऐसे संविधान जिसमें संरचित तरीके से संहिताबद्ध नहीं किया गया हो उसे अलिखित संविधान कहेंगे। तो कह रहा है कि अलिखित संविधान किसे कहेंगे? तो ऐसे संविधान जिसे संरचित तरीके से संहिताबद्ध नहीं किया गया हो उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। और इस प्रकार संविधान धीरे धीरे विकसित होता है जैसे समय आगे बढ़ता है। परिस्थितियों और विभिन्न संदर्भों के अनुसार कानूनों और दिशा निर्देशों के नए सेट जो है ना जोड़े जाते हैं और इसकी घोषणा कोई विशिष्ट तिथि नहीं है। अलिखित संविधान वाले देश में संसद जो है ना सर्वोच्च होती है और आगे कह रहा है कि न्यायपालिका को सीमित शक्तियां प्रदान की जाती है। और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है ना संविधान क्या है? अलिखित है। नेक्स्ट है लिखित संविधान किसे कहते हैं? तो कह रहा है एक संविधान जिसे संरचित और समेकित तरीके से संहिताबद्ध और संकलित किया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान किसे कहते हैं? तो कह रहा है एक संविधान जिसे संरचित और समेकित तरीके से संहिताबद्ध और संकलित किया जाता है उसे लिखित संविधान कहा जाता है। और इस प्रकार के संविधान को एक विशेष समय पर तैयार किया जाता है और इसके बाद के किसी भी परिवर्तन को सीधे जो है इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है। और इसकी घोषणा एक विशिष्ट तिथि पर होती है। क्या होता है? एक विशिष्ट तिथि पर होती है। और लिखित संविधान वाले देश जो है ना देश में संविधान सर्वोच्च होता है। तो लिखित संविधान वाले देश में क्या होता है? संविधान सर्वोच्च होता है और एक मजबूत न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखती है। और लोकतंत्र में लिखित संविधान को प्राथमिकता दी जाती है। अब विश्व का प्रथम लिखित संविधान बोलेगा अमेरिका का है और विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान बोलेगा तो अमेरिका का है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान बोलेगा तो अमेरिका का है और विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान बोलेगा तो अमेरिका का है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान पर कई स्रोतों के क्या है? प्रभाव है। और भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है ना लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इसलिए भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन या कॉपी या नकल कहा जाता है। इसके अलावा कई देशों के संविधान का भारतीय संविधान का प्रभाव है और भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी है। ठीक है। और प्रस्तावना में संविधान का परिचय पत्र भूमिका कहा जाता है। और भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान के तर्ज पर प्रस्तावना को जो है ना शामिल किया गया है। तो कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान के तर्ज पर प्रस्तावना को शामिल किया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्षता 2 प्रकार की होती है। एक सकारात्मक होता है धर्मनिरपेक्षता, एक होता है नकारात्मक होता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो कह रहा है कि राज्य सभी धर्म का समान रूप से आदर करती है एवं सभी धर्म को बढ़ाने का समान रूप से जो है ना प्रयास करती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? तो भारत। आगे कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार जो है ना करने की पूरी क्या है? स्वतंत्रता होती है। अब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत सभी धर्म को बढ़ाने का समान रूप से जो है ना प्रयास करेगी। अब भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को जो है ना अपनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? तो कह रहा है कि राज्य जनता के धार्मिक मामलों को खुद बिल्कुल जो है ना अलग रखती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? पश्चिमी राष्ट्र और क्या है? अमेरिका। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है ना ये क्या है? तो को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को अपनाया गया। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से क्या है? लिया है मतलब अपनाया है। और शासन प्रणाली जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली होता है, एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है। तो शासन प्रणाली जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली होता है, एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है? देखिए कह रहा है ना कि पहला जो अंतर है कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली की जननी इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की जननी मतलब इंग्लैंड को कहा जाता है। और यह वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे जो है ना वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। और इसमें विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से सहयोग करती है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका में अंतर संबंध होता है।
आगे कह रहा है कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। जो कार्यपालिका होता है अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। और इस प्रकार के शासन प्रणाली में राज्य को दो प्रमुख जो है ना हेड होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा क्या है वास्तविक प्रमुख। जैसे भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जैसे भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं तो राष्ट्रपति, जबकि आगे देखिए जबकि वास्तविक प्रमुख बोलेगा तो कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इस प्रणाली में बहुमत दल का सत्ता होता है और एवं प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। निम्न सदन का विघटन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है निम्न सदन का विघटन होता है। नेक्स्ट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है तो इस प्रणाली को राष्ट्रपति सरकार कहा जाता है। क्या कहते हैं राष्ट्रपति सरकार कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है ना इसे शासन प्रणाली की विधायिका कार्यपालिका के दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र होकर क्या करती है कार्य करती है। ठीक है। याद रखिएगा इस प्रणाली में राज्य का संवैधानिक एवं वास्तविक प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जैसे क्या अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम्पल में क्या है तो अमेरिका है। क्या है अमेरिका। आगे कह रहा है ध्यान रखें चाहे सरकार का स्वरूप संसदीय हो या अध्यक्षीय, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र एवं अलग होकर जो है ना कार्य करती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन क्या है लोकतांत्रिक राजतंत्र है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और संघीय मतलब फेडरल शब्द का प्रयोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो संघीय शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के संविधान से किया गया है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और हमारे देश में सिर्फ भारत देश की नागरिकता मिलता है, अलग अलग राज्यों का नहीं। ठीक है। और भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होगा, दूसरे देश का नहीं। यदि भारत का नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसका भारत का नागरिकता स्वतः जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है। आगे नोट में कह रहा है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर दो में क्या है दोहरी नागरिकता था, हालांकि वहाँ अब भी एकल क्या है एकल नागरिकता ही है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। और आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है जो कि अमेरिका के संविधान से जो है ना लिया गया। अधिकार बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक जो है तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। और नीति निर्देशक तत्व को भविष्य का अधिकार जो है ना कहा जाता है। और भारत में चुनाव वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन क्या है सार्वभौमिक वैश्य अधिकार का क्या मतलब है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का क्या है तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। क्या है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है मूल संविधान में भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष था, वर्तमान में कितना 18 वर्ष है। अब भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका के प्रधान को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया है। तो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देगा अनुच्छेद 50 देता है। कौन अनुच्छेद 50 देखिए एसएससी HSC मतलब जो है ना लेवल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है नेक्स्ट है भारतीय संविधान का लचीलापन। कह रहा है कि भारतीय संविधान का लचीलापन एवं कठोरता के बीच सामंजस्य जो है ना सामंजस्य है, मतलब बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्या है रिग्रेटी है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान की चर्चा है। पहला क्या है 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल है, अब तक 3 बार प्रयोग हुआ है 1962, 71 और कितना 75 में किया गया है। और दूसरा क्या अनुच्छेद 356 में क्या है संवैधानिक आपातकाल है, इसमें क्या कहेंगे राष्ट्रीय शासन कहेंगे। सबसे पहले प्रयोग सर्वाधिक दुरुपयोग इसी में हुआ था। ठीक है। और तीसरा क्या अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इस आपातकाल का प्रयोग अभी तक जो है ना नहीं हुआ है। ठीक है। आगे कह रहा है कि आपातकाल में संविधान में बिना किसी संशोधन के शासन प्रणाली का ढांचा सनात्मक एवं एकात्मक हो जाता है। ठीक है। तो कह रहा है आपातकाल में संविधान में बिना किसी संशोधन के शासन प्रणाली का ढांचा संज्ञानात्मक एवं एकात्मक हो जाता है। और भारतीय संविधान में कुछ संघीय विशेषता जबकि कुछ एकात्मक अर्थात भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय है। ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ संघीय विशेषता तभी कुछ एकात्मक, अर्थात भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता मतलब क्या है। तो पहला देखिए कह रहा है शक्ति का बंटवारा, दूसरा दो सरकार, तीसरा द्विसदन, और तीसरा क्या है लिखित संविधान, और नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका, और नेक्स्ट है कठोर संविधान, नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, और नेक्स्ट है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता और गैर संघीय विशेषताएं, और नेक्स्ट है एकल संविधान, नेक्स्ट है एकल नागरिकता, और नेक्स्ट है एकल नागरिक एकीकृत न्यायपालिका, और नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा, और नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यपाल की क्या है नियुक्ति है। आगे देखिए आगे कह रहा है आपातकालीन प्रावधान, और नेक्स्ट क्या है लचीला संविधान, और नेक्स्ट है भारत का संविधान। कह रहा है कि भारत का संविधान संरचना में संघीय है और आत्मा में क्या है एकात्मक, अर्थात यह प्रकृति में क्या है अर्ध संघीय है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का संविधान संरचना में संघीय है और आत्मा में एकात्मक है और अर्थात एवं प्रकृति में क्या अर्ध संघीय है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्ध संघीय कहा। तो क्या केसी वेयर ने कहा। किसने कहा केसी वेयर ने। और भारतीय संविधान को त्रिस्तरीय सरकार की चर्चा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है ना त्रिस्तरीय सरकार की क्या है चर्चा है। हालांकि मूल रूप से कह रहा है हालांकि मूल रूप से संविधान में दो स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है, एक केंद्रीय सरकार का, एक दूसरा है राज्य सरकार का। नेक्स्ट है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय सरकार को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो कह रहा है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय सरकार को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट है अर्थात वर्तमान में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र स्तर पर जो है ना केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्या स्थानीय स्तर पर। तो कह रहा है अर्थात वर्तमान में जो है ना त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र स्तर सरकार, राज्य स्तर सरकार और स्थानीय स्तर सरकार है। तो आज के लिए रहने दिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है 270 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 2-3-4 क्लास और होगा, उसके बाद जो है ना पूरा पॉलिटिक खत्म हो जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ज्ञान बिंदु का भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।